हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया साल शुरू हो चुका है 2026 का और भगवान ने सब कुछ रीसेट कर दिया है और हमें दोबारा से 365 पन्ने दे दिए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर भरने के लिए। अब 2025 की यादें अगर खासकर क्रिप्टो होल्डर से मैं पूछूं तो कोई भी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना दुख 2025 ने दिया शायद ही किसी साल ने हमें दिया हो। बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद नीचे गिरता देखने को मिला और जो ग्रोथ दिखाई थी फाइनली 2025 नेगेटिव के अंदर ईयरली कैंडल क्लोज हुई। चलो, बिटकॉइन तो ज़्यादातर लोगों के पास है नहीं तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने अपने नए लो बनाए। यानी कि 2022 2023 में भी जो कॉइन्स अपना लो बना रहे थे उससे भी और नीचे चले गए, तो कहीं ना कहीं उसने हमारे पोर्टफोलियो को और डैमेज किया। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि यार 2025 तो अब पीछे छूट चुका है, अब 2026 के अंदर क्या करें। तो शुरुआत ही सही तरीके से करते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि यार स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, या क्या 2025 की तरह हमें सिर्फ क्रिप्टो पे फोकस करना चाहिए, या ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करते हैं वो हमें समझाने और बताने की कोशिश करूं। तो मुझे लगा साल का पहला दिन और हम क्यों ना एक सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें कि आपका पोर्टफोलियो की बात करते हैं। आजकल तो इतने टूल्स अवेलेबल हैं, एआई अवेलेबल है। अगर आप किसी से बोलोगे कि मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं तो मुझे कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, झट से बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि यार शुरुआत से शुरू करते हैं और 2026 के अंदर हमें पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं, चलो क्रिप्टो और बिटकॉइन की तो बात छोड़ दो, ओवरऑल मैनेज कैसे करें वो भी हमें बताने की कोशिश करो। तो मुझे लगा इस वीडियो के अंदर वैसे ही शुरुआत करते हैं और आपको जो है बताने और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। माफ़ कीजिएगा, नया साल है लेकिन थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे लगा कि यार नए साल पे नए जोश के साथ में शुरुआत की जाए और पीछे छोड़ दो 2025 को। यहाँ पर अब हमें दोबारा से रीस्ट्रक्चर रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पे क्या हमें बिटकॉइन के साथ करना चाहिए, क्या हमें ऑल्ट कॉइन्स अब रेड फ्लैग दे रहे हैं, क्या ऑल्ट कॉइन्स दोबारा से ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या हमें गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए, क्या हमें म्यूचुअल फंड के अंदर होना चाहिए, क्या हमें एफडी के अंदर होना चाहिए। तो ये सब मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करते हैं या क्या होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, ये वीडियो आपके काम आए। तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा, खासकर उन लोगों को जो ओवरऑल चाहते हैं कि हाँ यार मेरा पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, मुझे एक आइडिया लग जाए। और ख़ासकर यंग जनरेशन के जो लोग हैं, जो मैं अभी डाटा देख रहा था 20 25 30 साल के बीच के जो लोग हैं वो मेरी वीडियोस को बहुत देखते हैं, तो उनकी करियर की शुरुआत हो रही है। तो जो गलतियां हमने करी हैं वो ना करें, तो उसको भी मैं यहाँ पे आपको थोड़े से टिप्स ट्रिक्स बताने की कोशिश करूँगा। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, बने रहिए। लेकिन शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो हमारे रग रग में बसा है, बिटकॉइन रग रग में बसा है। तो शुरुआत करते हैं कि यार पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो तो होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल 2026 से शुरुआत कर रहे हो, तो क्या हमें बिटकॉइन के अंदर होना चाहिए, क्या हमें क्रिप्टो के अंदर होना चाहिए। तो ओवरऑल देखते हैं, तो अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं तो सबसे पहले आप अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर हो तो आपका 10,000 या 20,000 से ज़्यादा क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, बिटकॉइन में नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि चलो आपके पास में 20,000 आपने बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर रख दिया। अब उसके अंदर क्या करना चाहिए, उसके अंदर भी अगर 20,000 में 10,000 रुपये अगर आप देखते हो तो वो होना चाहिए आपके पास में यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर। यानी कि जो 20,000 रुपीज़ आपने निकाले बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए, उसके अंदर भी 10,000 आपका यानी कि मेजर पोर्शन 50% वो होना चाहिए बिटकॉइन के अंदर, और 25% अगर मान लीजिए ये आप कह लीजिए कि
जो 20,000 में से 5,000 रुपये हैं वो जो है वो होना चाहिए इथेरियम। तो यानी कि हमारा 75% कहाँ चला गया? बिटकॉइन और इथेरियम में। अब बाकी बचा 5,000 रुपये, अब उसको कैसे करना है? उनको आप 5 कॉइन्स के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हो, और ये रेशियो एक कईयों के लिए 1 लाख होगी, कईयों के लिए 10 लाख होगी, कईयों के लिए 1 करोड़ हो सकती है, कईयों के लिए 10,000 हो सकती है। तो अपने हिसाब से आप अपने जो है डिज़ाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 20% करना है, कई लोग 10% में भी कंफर्टेबल होंगे। तो वो चीज़ें आप अपने हिसाब से देखो। मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, आप अगर 10% भी ले रहे हो तो यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं 5, 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अब उसके अंदर 5 कॉइन्स में देखो, बिटकॉइन नो डाउट आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, लेकिन बिटकॉइन अगर आपको बता दूं कि कहां तक गिरता देखने को मिल सकता है, मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कहां तक गिरता देखने को मिल सकता है बिटकॉइन अगर बुरे हालात हुए। अगर मैं जो समझता हूं कि जो 21 मंथ मूविंग एवरेज को अभी सपोर्ट मिल रही है, 1-2 महीनों के अंदर इसको लूज करता है, तो 50 मंथ मूविंग एवरेज की बात करते हैं। जापान ने जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं उसके बाद 25 से 30% की करेक्शन आती है, तो ये सबको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक बेस बनता है, वो बनता है 55 से 70 हज़ार डॉलर, यानी कि ये जो लेवल है यहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस आता देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे ये एक एंट्री पॉइंट्स आपके लिए हो सकते हैं। अगर रेंज की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार एक क्विक शिफ्ट तो आना चाहिए, और 2026 में ये 1 लाख डॉलर को दोबारा से टच करना चाहिए, और बहुत सारे एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नया ऑल टाइम हाई या 2 लाख डॉलर भी छूता देखने को मिलना चाहिए। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये रेंज के अंदर ये हो सकता है। सेम ही चीज़ इथेरियम के लिए है। इथेरियम अभी सपोर्ट मिल रही है इसको ऑलमोस्ट $2,800 के आसपास, लेकिन एक एंट्री पॉइंट यहाँ और एक एंट्री पॉइंट 2,400 से $2,500 इसके लिए बनता है। अगर बिटकॉइन आप कह लीजिए कि अगर 70,000 $55,000 आता है, तो इथेरियम भी पोटेंशियल रखता है फिर $2,000 से $2,400 आने का। तो ये 2 लेवल एंट्री पॉइंट आपके लिए हो सकते हैं। तो आज ही नहीं करना। अगर मान लो आपको लगता है कि यार मार्केट के अंदर क्रिप्टो को लेके अभी और सिचुएशन बुरी हो सकती है, तो आप वेट कर सकते हो। एंट्री बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है कि यार आज ही एंट्री बनानी है, लेकिन जिस लेवल पे हैं 5,000 से $2,800-$2,900 पे इथेरियम है, और यहाँ पर अगर बिटकॉइन की बात करते हैं 1.25 लाख से $85,000-$87,000 पे बिटकॉइन है, तो एक एंट्री पॉइंट ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है, या पार्ट में कर सकते हो कि भैया जो मेरा 10,000 है, 2,500 अभी लगाऊंगा, 2,500 नीचे आएगा, 10-20% तब लगाऊंगा, 2,500 जो मेरे लेवल्स हैं। तो वैसे भी एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको अपने लिए डेवलप करनी पड़ेंगी। आज ही नहीं है कि कसम खा के बैठा हूं कि आज ही लगाना है और 31 दिसंबर को ही देखेंगे अब क्या होगा। तो थोड़ा सा आपको अपने रिस्ट्रक्चरिंग पे और अपने पोर्टफोलियो पे काम करना पड़ेगा। अब ये आपको समझना। अब बाकी अगर 5 कॉइन, यानी कि अगर आप 5,000 रुपये की बात करते हैं, उन 5 कॉइन्स के अंदर सोलाना जिस लेवल पे है $1,200 के आसपास एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और अगर बिटकॉइन क्रैश करता है तो $100 के आसपास सोलाना के अंदर एक एंट्री बनाई जा सकती है। टॉप 3 कॉइन्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में इस टाइम पे रखना चाहिए। ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स अब यहाँ गिरते देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सिग्नल दे रहे हैं कि शायद अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। हर कोई कॉइन आपको नहीं यहाँ पे बढ़ता देखने को मिलेगा। जो कॉइन यूज केस होंगे, जिनके ऊपर कोई यूटिलिटी होगी, वही अब हमें फोकस करने हैं। प्रोवाइडेड अगर कोई यार मैनिपुलेट करके ऊपर नीचे कर दे तो अलग बात है। तो सोलाना यहाँ पे हो सकता है। XRP एक यूज्ड केस है, वो आपके पास हो सकता है। BNB एक यूज्ड केस है, वो आपके पास हो सकता है। ADA टॉप कॉइन के अंदर आता है, टीम एक्टिव लगती है, वो आपके पास हो सकता है। RWA का नैरेटिव अगर चल रहा है, तो ओंडो जिस लेवल पे है लोअर लो बना रहा है, तो ये रिस्की एसेट्स के अंदर आते हैं, तो ये आपके पास हो सकता है। तो ये 5 कॉइन तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप भी अपने 5 कॉइन्स खुद भी जो है डिसाइड कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद, और या आप अपनी रिसर्च करने के बाद हो सकता है आपके 5 कॉइन्स थोड़े अलग निकल के आए। तो यानी कि आपके पास में जो 20,000 रुपये है, उसमें बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, ऑलमोस्ट 15,000 तो यही हो गया, और बाकी 5,000 के अंदर ऐसे ही डाइवर्सिफाई कर सकते हो 5 कॉइन के अंदर। सोलाना, XRP, ADA,
ठीक है, ओंडो और यहाँ पे बीएनबी और सारे टॉप कॉइन्स के अंदर है कि गिरेंगे भी तो देर सवेर में वो रिकवरी भी दिखाते देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूज्ड केस है। तो ऐसे आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। अब ये तो थी कि हमने क्रिप्टो की बात कर ली, यानी कि हम खासकर जो लोग हैं क्रिप्टो की बात करते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो अगर ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? अगर यहां पे आप देखते हो, वो डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है या आपकी एज कितनी है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है। अगर आप 60 प्लस हो तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आप इन रिस्की एसेट्स में नहीं इन्वॉल्व हो सकते। आपको फोकस करना है या डाइवर्सिफाई करना है फंड्स के अंदर जो ज़्यादा सेफ हों, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऐसे फंड्स में देखना है जो इक्विटी का एक्सपोजर जिनके पास कम हो। लेकिन ज़्यादातर मैंने बताया कि वो 20 से 40-50 की रेंज के अंदर हैं, तो उनके लिए मैं एक टिपिकल बताने की यहाँ कोशिश करता हूँ उनको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, तो उसमें डायरेक्टली तो घुसना नहीं चाहिए। कई लोग, मुझे पता है, जैसे क्रिप्टो के अंदर घुस रहे हैं, ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, वो है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में भी आपका एक्सपोजर हो सकता है, जैसे आपका बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर है, ऐसे ही आप अगर इस लेवल पे हो, 20 से 40 साल की उम्र में हो, तो आपका 20 से 40% एक्सपोजर म्यूचुअल फंड के अंदर हो सकता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन से स्टॉक का क्या है, और जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं तो वो बेस्ट आपके लिए कर सकते हैं। तो यार, इंडियन मार्केट के अंदर ग्रोथ दिखती है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड के अंदर 20 से 40% का एक्सपोजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक रेड फ्लैग है, और आपको ऐसा नहीं है कि कसम खा के बैठे हो आज 2026 की शुरुआत हो रही है, आज ही घुस जाऊं। जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस टाइम पे डाउट है, मार्केट करेक्ट कर सकती है, तो मेरे एंट्री पॉइंट्स हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर भी, या अगर स्टॉक के अंदर देख रहे हो तो ये एक रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर ग्लोबल सिनारियो को देखते हो या यहाँ पर इंडियन मार्केट को देखते हो, तो एक अनसर्टेनिटी यहाँ महसूस होती है। और ये कहीं ना कहीं, जैसे कि आप गोल्ड के प्राइस को देखते हो, सिल्वर के प्राइस को देखते हो, एक नए ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल रहा है कि यार ग्लोबली कुछ जो है ठीक नहीं है, तो कुछ गड़बड़ होते देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें वही है कि वेट एंड वॉच करना है। अगर हमारे पास में 40,000 रुपये हैं तो 10,000 आज डाल दिए, 10,000 मार्केट 5-10% करेक्ट करती है तब डाल दिए, फिर जो है करेक्ट करती है तब डाल दिए, तो ऐसे किया जा सकता है। या यहाँ पर कई लोग जो शुरुआत करते हैं, SIP की बात करते हैं, तो वैसे भी एक तरह से ये किया जा सकता है। तो इस चीज़ पे फोकस करना है। तो कहते हैं ना कि पोर्टफोलियो की डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ऐसा करना चाहिए, 20% क्रिप्टो के अंदर, 40% आपका म्यूचुअल फंड स्टॉक के अंदर, तो टोटल हो गया हमारा 60%। अब यहां पर आजकल गोल्ड और सिल्वर का जलवा भी बरकरार है, तो यहां पे सिल्वर और गोल्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पर अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं तो 10% का एक्सपोजर, क्योंकि एक लिक्विड एसिड की तरह है यार, गोल्ड भी इजी टू कैश हो जाता है और सेफ लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो 10% का एक्सपोजर आपका गोल्ड के अंदर हो सकता है। ये बात अलग है कि आज की डेट में ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ये करेक्ट नहीं कर सकता, थोड़ी करेक्शन इसके अंदर भी आते देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस हिसाब से दुनिया के सेंट्रल बैंक्स या कंट्रीज जो हैं इस टाइम पे गोल्ड को लगातार बाय कर रहे हैं, और ये सिलसिला 2022-2023 से तब शुरू हुआ जब यार जो रशिया यूक्रेन की जब वार शुरू हुई थी ना, उसके बाद में रशिया के ऑलमोस्ट $300 बिलियन फ्रीज कर दिए गए थे एसेट्स उसके। तो सबको लगने लगा यार कल को अगर हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो गई या हमारा किसी से लड़ाई हो गई और हमारे एसेट फ्रीज हो गए, तो इससे बेटर है कि गोल्ड को यहाँ एक्यूमुलेट करो। तो गोल्ड को एक जो है ना सेफ एसेट की तरह, जब ग्लोबल सिचुएशन ख़राब होती है तब उसकी तरह कंसिडर किया जाता है। तो आप कह लीजिए अब ये कहानी भी है। तो इसीलिए 10% आपका गोल्ड के अंदर एक्सपोजर होना चाहिए। लेकिन आपको एक रूल याद रखना है, जब ऑल टाइम हाई पर है तो हमने वेट करना है।
जब ऑल टाइम लो पे है या सारी दुनिया अब डिसबिलीव के अंदर है, तो हमने यहाँ एंट्री लेनी है। तो गोल्ड के अंदर थोड़ा करेक्शन का यहाँ वेट करना चाहिए। या आप वही है कि 4 पार्ट के अंदर जैसे 10,000 मुझे लगाने हैं, 2,500 आज लगा दिए, 2,500 जब मार्केट करेक्ट करेगी, 2,500 मार्केट करेक्ट करेगी, उस हिसाब से यानी कि आपके पास में जब मार्केट करेक्ट करे तब आपके पास कुछ फंड होना चाहिए। अब इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर को हर कोई जो है एक नज़रिए से देख रहा है। नहीं, गोल्ड आप ज्वेलरी की तरह यूज करते हो या एक सेफ हेवन एसेट की तरह देखते हो, लेकिन सिल्वर के साथ वो नहीं है। और सिल्वर ने पिछले 1 साल के अंदर जो 150 से 200% का रिटर्न दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक 10,000 रुपये के लिए देख रहे हो तो वही करेक्शन के लिए देखना है। लेकिन यहाँ पर ये सिल्वर के साथ कहानी क्या हुई है, थोड़ा उसको समझना है। और आज की डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो सिल्वर के अंदर यहां पर हमें क्या करना है, वही 4 पार्ट में हमें जो है आज भी एंट्री के लिए देखना है। लेकिन सिल्वर क्यों ग्रो करता देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई जानना चाहता है सिल्वर के साथ कहानी क्या है। क्या ये बैटरीज हो, ईवीज हो, सोलर पैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसके अंदर आपको सिल्वर की ज़रूरत पड़ती है। चिप्स हो, सिल्वर की ज़रूरत पड़ती है। अब आज 1 तारीख से जो चाइना है उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, यानी कि जो सिलेक्टेड अप्रूव्ड कंपनीज होंगी वो ही एक्सपोर्ट कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं सिल्वर की और स्केर्सिटी होगी और डिमांड आपको पता है लगातार बढ़ ही रही है। तो सिल्वर का हमें ये भी हिस्ट्री के अंदर देखना है कि ये 50 से 70% कई बार पिछले 20-50 साल के अंदर क्रैश हुआ है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों एक अलग एसेट क्लास है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि सिल्वर की क्या कहानी है, सिल्वर क्या ग्रोथ कर सकता है। आज की डेट में 2.5 लाख रुपए के 1 किलो आती है, ये 5 लाख भी जाता देखने को मिल सकता है, हम भी ये मानते हैं। लेकिन वही बात है कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये 1 लाख से 1,20,000 भी आपको आता देखने को मिल सकता है, अगर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिली। उसके पीछे मैं 2-3 लॉजिक बताऊंगा कि ये 5 लाख क्यों जाता देखने को मिल सकता है और ये 1 लाख से 1,20,000 क्यों आता देखने को मिल सकता है। एक केस स्टडी भी आपके साथ शेयर करूंगा इसके अंदर। अब सिल्वर के साथ क्या कहानी है, जैसे मैंने बताया कि भैया यहाँ पर अब चाइना ने जो है रिस्ट्रिक्शन कर दी है और 50 से 60% का एक्सपोर्ट जो है चाइना इस टाइम पे कंट्रोल करता है सिल्वर को लेके पूरी दुनिया के अंदर। अब यार वो मार्केट के अंदर देगा ही नहीं तो डिमांड तो बढ़ रही है, सबको चाहिए, पैनल्स में लगना है, चिप्स में लगना है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स में लगना है। तो अब सिल्वर मार्केट के अंदर आएगा नहीं, ग्लोबल मार्केट के अंदर आएगा नहीं। तो इसका शॉर्ट टर्म में क्या कर रहा है वो कि शॉर्ट टर्म में यार इस चीज को लेके कि यार हम डायरेक्ट रॉ बेचें या सिल्वर डायरेक्ट दें, तो इसके अंदर हमारा एक बड़ा हब है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो हम क्यों ना इसको प्रोसेस करके अपनी ईवीज के अंदर, बैटरीज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, चिप्स के अंदर इसको यूज़ करें। जहां हम 2 रुपये कमा सकते थे तो 10 रुपये का माल बना के बेचें। तो शॉर्ट टर्म में ये है। लेकिन जब तक जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या ग्लोबल जो सारी कंट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि सिल्वर ऐसा नहीं है कि यार आज किसी ने उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो आप दोबारा से कहीं से माइन बनाओगे और एक दिन में इसकी प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। नहीं, कई बार सालों लग जाते हैं इसकी माइनिंग को करके एक्सट्रैक्ट करने में और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन करने में। अब यहाँ पे एक केस स्टडी की बात करता हूँ, तो वो है सिल्वर को लेके क्यों डर लगता है कि मुझे जो है ये 1 लाख से 1,20,000 आ सकता है। और आपको मैं समझा दूं कि जो 5 लाख की बात करी तो ये प्रोसेस करेगा, डिमांड जो है बढ़ रही है, सप्लाई है नहीं, तो इसकी वजह से ये जा सकता है। लेकिन ये करेक्ट क्यों कर सकता है या ये करेक्शन क्यों आ सकती है और चाइना का इसमें क्यों जो है मेजर रोल हो सकता है, उसके पीछे एक रीज़न है कि 2010 और 2011 में जो रेयर अर्थ मिनरल्स या मटेरियल्स की बात करते हैं, चाइना ने जो आज सिल्वर के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, हमें खुद की खपत करनी है, ऐसा ही 2010-2011 में किया था। और उसके बाद क्या यूरोप हो, क्या जापान हो, क्या यूएसए हो, भैया यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल की इतनी शॉर्टेज हो गई कि उसके प्राइस 5 से 10 गुना तक बढ़ गए। अब सब कंट्रीज़ ने अपने ऑल्टरनेटिव देखने लगे, जो है नई नई कंपनीज खुली, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइन बनी, बहुत जगह पे और माइन इसकी बनने लगी।
और जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद चाइना ने कहा कि 2-3 साल के बाद में कि यार हम इसके ऊपर से एक्सपोर्ट जो है रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं। और जैसे ही वो रिस्ट्रिक्शन हटाई उसके बाद हमने रेयर अर्थ मटेरियल्स के अंदर कई कंपनीज को डिफ़ॉल्ट भी होते देखा, बैंकरप्ट होते देखा और उनका प्राइस 50, 60, 70% तक गिरते देखा। और अगर 1980 की बात करता हूँ, 2011, 2015 की बात करता हूँ, तो ऐसा चाइना अगर दोबारा करता देखने को मिला जैसा उसने 2010, 2011 के बाद किया था रेयर अर्थ मटेरियल के साथ में, तो भैया फिर वही एक डाउट आ जाता है ना कि यार क्या सिल्वर का प्राइस भी ऐसे क्रैश होता देखने को मिल सकता है। तो ये एक डर है जो कहीं ना कहीं हमें लगता है और इसीलिए कहते हैं कि पार्ट में आपको यहाँ पे सिल्वर को लेके फोकस करना चाहिए या बाय करने पे फोकस करना चाहिए। अब टोटल हमारा हो गया 80% और 20% आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए। जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई फंड आपके पास होना चाहिए तो एफडी के अंदर या बैंक अकाउंट के अंदर आपको यहाँ रखना चाहिए। और ऐसे आपको ओवरऑल डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए अपने पूरे पोर्टफोलियो को। बहुत टफ था लेकिन मुझे लगा कि मैंने कोशिश करी कि जैसे 2025 बहुत टफ था तो मुझे लगा कि यार कई लोगों को सही से गाइडेंस मिलनी चाहिए कि यार कैसे पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को कंसीडर करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो या जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करें और वक्त के साथ अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें। आज की डेट में ग्लोबल सिचुएशन को भी देखना है, ETF वालों को भी देखना है, यहाँ पर क्या पोटेंशियल रहा है, एक जो है ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों को कंसीडर करना है। और वो चीज़ें हम लगातार आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। तो सारी चीज़ों को कंसीडर करो, एक आप प्लान बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि आज आपको सिर्फ घुसना ही है, जो या आपको अपने 2025 में जो गलतियां करी हैं वो सुधारने का मौका आज हमें मिल रहा है। तो एक पेन पेपर लेके बैठो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो, रीस्ट्रक्चर करो, रीडिज़ाइन करो और फिर क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है उस पर यहाँ आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कई बार हम इतने खो जाते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव चला जाता है कि यहाँ पे हमारे लिए अल्टीमेटली फोकस क्या है कि वेल्थ क्रिएट करना, ना कि शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर 10-20 हज़ार डॉलर बिटकॉइन के ऊपर नीचे या सिल्वर गोल्ड इन सब के अंदर कंसीडर करके बस यहाँ पे उछलते रहना। बाकी डिसाइड आपको करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी कंटेंट जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है जो अगर आप इंस्टेंट अपडेट चाहते हो। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ 2025 के अंदर जो कसर रह गई या जो दिल टूटे हैं वो 2026 में संभलें और आप यहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छा करो और यहाँ पे अपनी किस्मत चेंज कर पाओ। तो वो आपके सही स्मार्ट डिसीज़न से, आपकी मेहनत से, आप कैसे यार 2026 को देखते हो, आपके एटीट्यूड, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप भी खुशहाल बनो और अपने परिवार को भी खुशहाल बनाओ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।